जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 20 जनवरी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी दिन ये पेपर को आपका पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब सब्जेक्ट को कवर करेंगे वह आपका सामाजिक अध्ययन है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट आप पहले दिए हैं, एक चीज़ आप इसमें नोटिस किए होंगे, सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता हो जाता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे। सीटेट में यही खेल है, सारे खेल लैंग्वेज का हो जाता है। इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज इस प्रकार से घुमा के पूछता है, बालक क्वेश्चन को पढ़ता है तभी कन्फ्यूज हो जाता है। ऑप्शन पढ़ेगा कन्फ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ेगा उसे लगेगा कि इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसमें तो चारों ऑप्शन सही हैं, हम कौन सा ऑप्शन पे टिक करें। लेकिन दोस्तों, उसमें आपको समझना होगा चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते समय आप उसकी लैंग्वेज को समझिए। आप कम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसको समझें कि आप क्वेश्चन में कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है, क्या चीज़ क्वेश्चन में वह एग्जामिनर जो है क्या चीज़ नया दे रहा है, कैसे पैटर्न को घुमा दे रहा है, ये सब समझने का आप प्रयास करिए। इसको आप समझ लें तो आप सीटेट में आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। यह पेपर आज जो हम सब सॉल्व करेंगे यह पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 के लिए 50 से प्लस वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं भीमबेटका के पूर्वास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर पूछे दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाए जाते हैं। इसकी खोज की अगर हम सब बात करें तो इसकी खोज से 1957 58 ईस्वी में हुआ था। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसकी जो खोजकर्ता थे उनका जो नाम था विष्णु श्रीधर था। और यह दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इसमें इस पॉइंट से ज़रूरी है, 2003 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया था। यह थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकंड ऑप्शन है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, थर्ड ऑप्शन है 1858 भारत सरकार अधिनियम, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था दोस्तों वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। उस समय इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुने। जो ए कथन है, कह रहे हैं मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब जो इसमें दूसरा कथन है, यह इसलिए किया जाता है कि ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। अब हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। और यह दोनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं और यह दोस्तों आर जो है सही व्याख्या कर रहा है किसका, ए का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं पिस्तक का क्या अर्थ है। एक शब्द है दोस्तों पिस्तक। पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन फर्स्ट है 40 खंभों का सभा भवन। सेकंड ऑप्शन है मेहराबदार प्रवेशद्वार। थर्ड ऑप्शन है 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन। या फिर लास्ट ऑप्शन है आयताकार आहते। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा मेहराबदार प्रवेशद्वार। जो पिस्तक होता है दोस्तों इसका यही अर्थ होता है, मेहराबदार प्रवेशद्वार जो होता है इसे है पहले में दोस्तों इसे क्या कहा जाता था, पिस्तक कहा जाता था। इसकी जो बनावट होती थी दोस्तों नीचे से सीधा होता था, नीचे से सीधा तथा शीर्ष पर जाके गोलाई का आकार ले लेता था, त्रिभुजाकार हो जाता था। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पिस्तक कहा जाता था। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। इसमें जो पहला कह रहे हैं निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है अशोक के धर्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड कथन है आर अशोक ने धर्म महात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही, दोनों कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आपका बी गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों ए गलत है लेकिन बी सही है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। इसमें जो पहला कथन है उसको हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कब की बात करें दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व की बात करें। सेकंड बी जो कथन है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और ए तथा बी में संबंध है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। तो जो कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ए भी ऑप्शन सही है और बी भी आपका सही है और दोनों सही हैं और ए जो है दोस्तों बी से संबंधित है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए और बी कथनों पर वुड की नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसकी बात करें दोस्तों, वुड की नीति पत्र के संदर्भ में आपको विचार करना है। सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। जो एक कथन है करें वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। जो आर कथन है पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। अब ऑप्शन हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें किसके संबंध में करना है, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में आपको करना है। आपको हम ऑप्शन ना देकर यहीं भी सीधा मिला के आपको दिखा दे रहे हैं। सूची है संग्राम है फिर सन है दोस्तों। कौन सा संग्राम किस सन में हुआ था उसको आपको बताना है। चौसा का युद्ध की बात करें, चौसा का जो संग्राम हुआ था वह हुआ था दोस्तों 1539 में हुआ था।
तो इसमें आपका तीसरे में चला जाएगा। चौसा का संग्राम 1539 में हुआ था। कन्नौज का संग्राम की अगर हम सब बात करें तो कन्नौज का संग्राम 1540 ईस्वी में हुआ था। खानवा का जो संग्राम था यह कब हुआ था, यह 27 में हुआ था, 1527 में हुआ था। और चंदेरी का संग्राम यह आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। यह तो दोस्तों आपका मिलान हो गया। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अठारह से 29 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था दोस्तों? कौन सी प्रथा दोस्तों? सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने के लिए किसका योगदान था? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर, थर्ड ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, लास्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें जो मुख्य भूमिका थी किसकी थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसको आप जानते रहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कौन? राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने दोस्तों जो सती प्रथा था इसके विरुद्ध इतना लड़ाई लड़ी कि दोस्तों अंग्रेज जो थे वह विवश हो गए इस कानून को रद्द करने के लिए, या फिर जो सती प्रथा चल रही थी इसके खिलाफ कानून लाने के लिए दोस्तों विवश होकर 1829 में अंग्रेजों ने कानून लाया और सती प्रथा को बंद किया। तो ऑप्शन इसमें है ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह भी आपका स्टेटमेंट से ही संबंधित है। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें, सही विकल्प का चुने दोस्तों। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं फिर कारण को पढ़ते हैं। जिसमें अभिकथन है ए है 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अब इसमें जो कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन के शक्ति दिखाना था। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है किसका? ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए ऑप्शन सही है लेकिन जो आर है दोस्तों वह ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको मिलान करना है। निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। अब हम सबसे पहले इसको आपको यहीं पे मिला के बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मटुआपंथ दोस्तों, जो मटुआपंथ था यह इसका संबंध किससे था आपको इसको बताना है, इसको मिलान करना है। तो मटुआपंथ जो था हरिदास ठाकुर था। कौन था? इसमें तीसरे में चले जाएगा मटुआपंथ का संबंध हरिदास ठाकुर। सत्यशोधक समाज, जो सत्यशोधक समाज था यह ज्योतिराव फुले से संबंधित है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट में चला जाएगा सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। आर्य समाज, अगर आर्य देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के बारे में भी आपको हमने बताया। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। ये आपका दूसरे में चला जाएगा। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। यह आपका मिलान हो गया। अगर इसकी शुरुआत आपको सही हम आपको बता दे रहे हैं। इस जो मटुआ पंथ था दोस्तों इसकी शुरुआत जो 1860 ईस्वी में किया गया था। और जो सत्यशोधक समाज था इसकी स्थापना दोस्तों 1873 में हुआ था। 1873 में ज्योतिराव फुले के द्वारा यह स्थापित एक इसका शुरुआत किया गया था सत्यशोधक समाज का। इसके बाद जो आता आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो कथन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह कथन ए हो गया। अब इसमें जो कथन बी है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों।
ए सही है, ए ऑप्शन जो है ए कथन सही है, लेकिन बी कथन आपका गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह दोस्तों कथन से संबंधित है, कथन कारक से। निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, नमक के उत्पादन में बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कथन तो ए हो गया। अब हम आर कारण जो कारण है उसको पढ़ते हैं। कारण आर, महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या कर रहा है ए का। सेकंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए का। तो दोस्तों इसको आप जान रहे हैं कि नमक के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने, यह डेट आप जरूर याद करिएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह का शुरुआत किया था। कब किया था? 1930 में 12 मार्च को। और इसका जो समापन था वो समापन डांडी में किए थे। गुजरात के एक स्थान है जहाँ का डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इसको समापन किया था, ये जो सत्याग्रह था। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। ये तो कथन हो गया। अब कारण पढ़ते हैं। कारण जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। अब इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले हम सब ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम सब कथन को ही पढ़ते हैं। जो कथन ए है, कह रहे हैं कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। ये तो कथन फर्स्ट हो गया। जो कथन सेकंड है, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी कथन है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी कथन है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देता है। दोस्तों इस प्रकार से जब पहले हम आपको ऑप्शन देखते हैं फिर हम बताते हैं। जो ऑप्शन है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, ए बी डी सही है। सेकंड ऑप्शन है, ए सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है, बी सी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है, ए बी सी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें जो कि ए बी और डी सही है लेकिन जो सी ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है दोस्तों? किसके बारे में बात करें? इसमें ग्लोब की बात करें। इसमें जो फर्स्ट कथन है, कह रहे हैं ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ये फर्स्ट कथन हो गया। सेकंड कथन है ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। इसमें जो सी कथन है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। तो जो डी कथन है, यह स्थिर और न घूमने वाला है। दोस्तों ग्लोब के बारे में आप जानते ही होंगे। ग्लोब एक छोटा सा आकार का होता है जिसमें सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सब जो जितने देश होते हैं सभी ग्लोब पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ABC सही है, सेकंड ऑप्शन है ACD सही है, थर्ड ऑप्शन है ABD सही है, लास्ट ऑप्शन है BCD सही है। तो राइट आंसर इसमें A, B और C सही होगा, ऑप्शन A। लेकिन इसमें डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। कह रहे हैं ये स्थिर और ना घूमने वाला होता है। दोस्तों आपको पता होगा ग्लोब जो है वो चारों दिशा में घूमता है, जिसके ज़रिए से बताते हैं कि हाँ कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, किसके बगल में है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी। जिसे अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले आप उस विकल्प को चॉइस कीजिए जो विकल्प नहीं हो सकते, आपको लगता है कि 100% गलत होंगी। इसमें जो डी ऑप्शन है ग्लोब के बारे में, तो ये 100% गलत ही होगा कि यह स्थिर और न घूमने वाला होता है। आपको पता होगा ग्लोब जो है घूमता है। तो जिस ऑप्शन में आपका डी होगा वह ऑप्शन आप काट दीजिए, जो बचता है फिर उस पर आप छाटिए। जैसे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तीनों में डी हो गया दोस्तों। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ऑप्शन पता करिए जो नहीं है, जो गलत है वही आप छाट के आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए दोस्तों। अब इसमें जो कथन दिए गए, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। सेकंड कथन है इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। अब जो थर्ड कथन है, कह रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। अब आपको बताना है ऐसे क्षेत्र किस जगह पाए जाएंगे। कुछ ऑप्शन है इससे ऐसे क्षेत्र क्या शीत कटिबंध में पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंध में पाए जाएंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन है उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर पाए जाएंगे। ऐसे जो क्षेत्र हैं दोस्तों वह शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित यहाँ से 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से शुरू है। भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा? यह ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपहरण होगा। तो कहने का तात्पर्य है अगर जो ग्रीनविच है दोस्तों वहाँ पे 1 बज रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा होगा उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 7:30 PM, सेकेंड ऑप्शन है 6:30 PM, या फिर थर्ड ऑप्शन है 6:30 AM, या फिर लास्ट ऑप्शन है 7:30 AM। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6:30 PM। दोस्तों एक चीज़ आप जानते रहिए, जो ग्रीनविच है वहाँ के टाइम से हम सब 5 घंटे 30 मिनट आगे चलते हैं। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है कि हम सब ग्रीनविच टाइम से आगे हैं या फिर पीछे हैं। तो आप जानते रहिए 5 घंटे 30 मिनट हम सब आगे चलते हैं। तो ग्रीनविच दोस्तों उसी से हर जगह का समय का निर्धारण होता है। तो वहाँ से हम सब आगे हैं 5 घंटे 30 मिनट। अगर वहाँ पे 1 बज रहे हो तो अपने यहाँ कितने बजेंगे? अपने यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, सेकंड ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन, थर्ड ऑप्शन है शंकुधारी वन, लास्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर,
शंकुधारी वन दोस्तों। कैसे वन? शंकुधारी वन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब शंकुधारी वन पाए कहाँ जाते हैं? शंकुधारी जंगल उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान कम होता है, वहाँ पर दोस्तों शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इनका जो वनों का आकार होता है इस तरीके होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ गिरने से दोस्तों यह इस प्रकार से होते हैं ताकि बर्फ़ गिरने के बाद बर्फ़ सीधा खाली चली जाए, नहीं तो इस पर रुकेंगे तो थाली टूट के गिरने का डर रहता है। ऑप्शन इसमें सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जो कथन है दोस्तों, अब कथन है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसमें जो कारण दिया गया है, कारण को हम देखते हैं। कारण आर, वनस्पति की वृद्धि ढाल या मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन इसमें देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसका? ए का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें समताप मंडल के बारे में दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़े, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों किसकी बात करें? समताप मंडल की बात करें। अभी कथन है यह हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। कारण जो है दोस्तों, यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। दोस्तों कौन सा मंडल? समताप मंडल की बात कर रहे हैं। तो हम सब ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। तो ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुने। मानसून पवने हैं दोस्तों, खाली है। ग्रही पवने हैं, मौसमी पवने हैं। थर्ड ऑप्शन अस्थाई पवने हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है स्थानीय पवने हैं। दोस्तों मानसूनी पवने हैं। ऑप्शन मानसूनी पवने कैसी होती हैं दोस्तों? यहाँ मौसमी पवने होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, करिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? दोस्तों इसमें कुछ मिलान दिया गया है, इसमें से कौन सा मिलान सही है उसको आपको बताना है, कौन सा गलत है। बहिर्मंडल है दोस्तों। बहिर्मंडल का मिलान किससे किया गया है? रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक जो बहिर्मंडल होता है दोस्तों, बहिर्मंडल कहाँ पे होता है? बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है, इसलिए यह मिलान तो आपका गलत ही होगा। जो सेकंड मिलान है, बहिर्मंडल दूसरे में चला आएगा, सबसे ऊपर की परत है, लेकिन हमको यहाँ पे मिला के नहीं बताना है, आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा ऑप्शन सही में है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में दोस्तों, क्षोभ मंडल सबसे नीची की परत होती है। जो सबसे निचला परत होता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जो सबसे ऊपर का परत होता है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल दोस्तों यह आपका हो जाएगा, एक मिनट, तीसरा समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? इस परत में ओजोन गैसें पाई जाती हैं। अगला जो है यहाँ पे जो लास्ट है दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल ये लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, जिसमें क्या है दोस्तों? रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती हैं। ये दोस्तों मिलान हो गया। लेकिन इसमें जो फर्स्ट पूछा था इसमें हमको यह बताना था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? दोस्तों इसमें कौन सा मिलान सही है ऐसा पूछा गया था, लेकिन इसमें हमको यह बताना था
कौन सा मिलान किस में जाएगा उसको हमने आपको बता दिया कि बहिर्मंडल सबसे ऊपरा, क्षोभमंडल जो होता है दोस्तों सबसे नीचे का परत होता है, वायुमंडल ये रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है, और जो समताप मंडल होता है दोस्तों इस पर ओजोन गैसें पाई जाती हैं। यह मिलान हो गया। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंडीज पर्वत दोस्तों कह रहे हैं कि क्षेत्रों में परिवहन के लिए प्रयोग किस इस क्षेत्र में परिवहन के लिए किस चीज़ का किस पशुओं का प्रयोग किया जाता है उसको आपको मिलान करना है। तो जब यहाँ पे मिलान करना है आपको इसी ऑप्शन ना देकर सीधा मिलान करके ही आपको बता दे रहे हैं। जैसे एंडीज की बात करें, एंडीज पर्वत में दोस्तों वाहन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चल रहा है लामा, यह आपका एंडीज पर्वत में लामा चलता है दोस्तों। तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत की अगर हम सब बात करें तो तिब्बत में याक चलता है। याक आप जानते होंगे, बड़े बड़े बार होते हैं, छोटे से ज़्यादा हाइट नहीं होती है, लेकिन भैंस जैसे भैंस होती है उसी के आकार में होते हैं, उससे हल्का से छोटे ही रहते हैं लेकिन बार बड़े बड़े होते हैं उसके। तिब्बत में क्या चलता है, याक ही चलता है। भारतीय मरुस्थल, अब भारतीय मरुस्थल में किस चीज़ का प्रयोग होता है। भारतीय मरुस्थल में दोस्तों प्रयोग किया जाता है ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ऊँट को दोस्तों मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट और बैल का प्रयोग किया जाता है। और पहाड़ों पर दोस्तों, पहाड़ों पर खच्चर और गधे का प्रयोग किया जाता है। यह मिलान हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है जो अभिकथन ए है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कारण दिया गया, कारण आर, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है कुछ का नहीं। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे कॉलम 1 का कॉलम 2 से किस प्रकार संबंध है, किसका किससे संबंध है, उसको आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो मिलान आपको हम ऑप्शन ना देकर सीधा मिलान करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें जो सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर जो दोस्तों किससे संबंधित होता है ये आप जानते होंगे। सेरीकल्चर दोस्तों, एक मिनट, हाँ, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, यह रेशम के कीट का पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। इसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो संबंधित है मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर संबंध किससे है, ये मछली पालन से करता है। बीटी कल्चर की बात करें तो बीटी कल्चर संबंधित है अंगूरों की खेती से संबंधित है। हार्टिकल्चर संबंधित है फूलों व फलों की खेती से संबंधित है हार्टिकल्चर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। ए है दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। आर जो है दोस्तों, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है किसका, ए का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक संस्कृति विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए है दोस्तों, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों और संस्कृति पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्तियों में भी होती हैं। इसमें जो बी कथन है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। ये फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन बड़े हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम बता देते हैं कौन किस में जाएगा। पहला दोस्तों, लोगों को एक ही छवि में बांधना। दोस्तों लोगों को एक ही छवि में बांधना, इसका संबंध किससे है? एक मिनट, पूर्वग्रह तो होगा नहीं, अस्पृश्यता भी नहीं होगा, रूढ़वादिता धारणा दोस्तों यही होगा। लोगों को एक ही छवि में बांधना, रूढ़वादिता धारणा दोस्तों। जैसे भी हम वो आपको बोले कोई बालक मैथ नहीं लगा पा रहे हैं, कहते हैं कि वह बालक मैथ में नहीं आता, मैथ में कमज़ोर है। कोई मैथ का काम रहे तो कहीं नहीं तुमको नहीं आता, तुम उस बच्चे को आता है। यह दोस्तों होता है कि उसको एक ही समय में बांध दीजिए। उसे ऐसा हो सकता है कि उस बालक को आज मैथ नहीं आ रहा है, कल आ जाए। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी को एक ही छवि में बांध दें, एक ही नज़र से देखें, तो यह होता है दोस्तों रूढ़वादिता धारणा। इसके बाद जो सेकंड है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या फिर मानना। तो यह जो कहलाता है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, भेदभाव। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, यह कहलाता पूर्वाग्रह कहलाएगा दोस्तों। यह आपका फर्स्ट में चला जाएगा। एक मिनट, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना यह पूर्वाग्रह कहलाएगा। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना यह पूर्वाग्रह कहलाता है। अगला जो है, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, यह आपका क्या कहलाता है? किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, यह भेदभाव कहलाएगा। अब जो इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया था सेकंड वाला, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, आप ये भी सोच सकते थे भेदभाव करना, तो नकारात्मक हो गया। लेकिन ये नहीं, हमने जब यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखा भेदभाव, तो हम समझ गए कि दूसरों की अपेक्षा आप किसी एक, कोई अभी आपके घर रिलेशन के दो लोग आ जाएं, किसी को आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे दें, किसी को ना दें, तो फिर ये होता है भेदभाव करना। यही आपका कहलाता है भेदभाव। अगला जो है, शुद्धता और अशुद्धता को मानना, यह क्या कहलाता है? यह अस्पृश्यता कहलाएगा दोस्तों। शुद्धता और अशुद्धता को मानना यह आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। इसको हमने आपको मिलान कर दिया। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों? जो गांव में ज़मीन होती है उसका नापने, उसका रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन हम देखते हैं। थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी या फिर जिलाधिकारी। अब दोस्तों गांव में जो ज़मीन होती है, अब उसकी जानकारी तो थानेदार तो रखता नहीं है, खंड विकास अधिकारी इससे तो मतलब नहीं है, तो शिक्षा से संबंधित हो जाता है। पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, यही आपका सी ऑप्शन होगा। पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो गांव में ज़मीनें होती हैं उसका बायोडाटा रखता है। इसमें दोस्तों जैसे लेखपाल हो गया, लेखपाल लोग क्या करते हैं, गांव में किसके पास कितनी ज़मीन होती है, जिस गांव के वह लेखपाल होते हैं सबका एक डाटा रख लेते हैं। हाँ, इस आदमी के पास यह ज़मीन है इतना, ये सब डाटा रखने का काम करते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है
सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। सेकंड ऑप्शन है जनमानस की राय को व्यक्त करके। सेकंड ऑप्शन है सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर। फिर लास्ट ऑप्शन है संसद में बाधाएं डालकर। तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट कथन है निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री। सेकंड कथन है घरेलू सहायक। सी है दोस्तों जो राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। जो ऑप्शन इसमें दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, केवल ए और बी सही है, सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। कथन ये है खेतिहत मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। दोस्तों इसमें कारण जो दिया गया है, कारण आ रहा है खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए का। हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। पहला जो कथन है विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। अगला कथन हम समझते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अलग करना होगा। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है कह रहे हैं केवल ए सही है, सेकंड है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, केवल आपका ए सही है। इसमें अलगाव की बात करें, पृथक करना, अलग करना, ये सब ऑप्शन आपके सीटेड में आप पूछे जाएँ तो ये ऑप्शन आपका गलत ही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। इसमें जो जोड़ा दिया गया है कौन सा सही मिलान है उसको आपको बताना है। आप ये है दोस्तों कथन है महिलाओं का संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। सेकंड है लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़ावादिता। थर्ड है सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको बताना है। तो पहला जो इसमें पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें ए बी सी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। दोस्तों कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है उसको आपको हम बताते हैं। सबसे पहले कुछ कथन दिए गए, आप कथन को पढ़िए फिर आपको बताना है कौन से राज्य सूची से संबंधित हैं। श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, क्या यह राज्य से संबंधित है, इस पर निर्णय राज्य लेगा। अगला जो है कह रहे हैं कि नए 100 रुपये का नोट जारी करना, क्या यह निर्णय राज्य ले सकता है। यह दोस्तों
अब विदेशों से संबंध रखना है तो इस पर राज्य नहीं हस्तक्षेप करता, यह केंद्र का विषय होता है। अब नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? नोट जारी करने का अधिकार दोस्तों केंद्र के पास होता है। तो ऑप्शन पहला भी या गलत हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, यह दोस्तों राज्य से संबंधित है। इस पर निर्णय कौन लेता है? इस पर राज्य सरकारें लेती हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन चार ऑप्शन है, इसमें भी बताना है। जो डी कथन है, कह रहे किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, यह भी दोस्तों राज्य से संबंधित है। किस राज्य में किसको किसानों को बिजली उपलब्ध कराना है, कैसे उपलब्ध कराना है, कितना उनका बिल आएगा, मीट, यह सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर इसमें जिसमें सी डी होगा वही सही होगा, फर्स्ट में नहीं, सेकंड थर्ड। इसमें थर्ड में दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी और डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है सूचना का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है चिकित्सा उपचार का अधिकार, या फिर लास्ट ऑप्शन है जीवन का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन का अधिकार। दोस्तों उसके कौन सा अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन हुआ है? राइट टू लाइफ दोस्तों, जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर हम सब जीवन जीने का अधिकार की बात करें दोस्तों, यह मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। जीवन जीने का अधिकार किसमें? यह मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 21 कहता है, कौन सा? अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये अधिकार हमको जन्मजात प्राप्त होते हैं, हमारा जन्म होता है, ये अधिकार हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यह मूल अधिकारों से श्रेणी में आता है जीवन का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? जैसे कि भी आपको हमने बताया कि यह मूल अधिकार के श्रेणी में आता है जीवन जीने का अधिकार। तो ऑप्शन हम देखते हैं पहले इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ, सेकंड है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सेकंड है समित मेहता बनाम भारतीय संघ, लास्ट है यमुना फ्लड प्लेन फॉर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा वर्सेस मामला। दोस्तों तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। दोस्तों अगर सन की बात करें तो यह 1991। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। किसका उदाहरण देना चाहिए? फर्स्ट कथन है छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17, सेकंड है आरक्षण नीति, थर्ड है न्यायिक समीक्षा। तो इसमें दोस्तों किसका उदाहरण देना चाहिए उसको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए सत्य है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सत्य है, थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, फिर लास्ट ऑप्शन बी और सी दोनों सत्य हैं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य हैं, लेकिन सी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश के कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बी कथन है मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गईं। उपरोक्त उदाहरण है दोस्तों, उसको आपको बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं पहले। कानून बनाने में लोगों की भूमिका के, सेकंड है अधिशासन में लोगों की भूमिका के, थर्ड है दमनकारी कानून के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन, थर्ड लास्ट है मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों के प्रदर्शन। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा,
दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, पाठचर्या के में जेंडर परिपेक्ष को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। बी कथन है, पाठचर्या में जेंडर परिपेक्ष को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिपेक्ष को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों ए बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, इसमें केवल बी ही सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है। सेकंड है भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य। थर्ड है सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। फिर लास्ट ऑप्शन नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहते हैं। उनमें से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। फर्स्ट कथन है निरूपण। बी है दोस्तों परियोजना। थर्ड है फैक्ट्री का भ्रमण, या फिर लास्ट है कुछ अध्ययन वृत्तों केस स्टडी पर चर्चा। ऑप्शन इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी सी और डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक विज्ञापन। सेकंड है दोस्तों अभिवेचन। थर्ड है भेदभाव। फिर लास्ट है लोकतंत्र के नुकसान। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों अभिवेचन, जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। फर्स्ट है दोस्तों सभी विषयों के विस्तृत व्याख्या देकर। सेकंड है अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा। थर्ड है आवधिक परियोजना। तीसरा है दोस्तों आवधिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा। या फिर लास्ट है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। पहला है संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। बी है दोस्तों प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधन पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा ए बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह
पहला कथन है वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है। सेकंड है विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है। थर्ड है विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, ये फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए और बी सही है, बी आपका गलत होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्ययों के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? फर्स्ट है लीफ वर्ष, सेकंड है परिक्रमण, थर्ड है घूर्णन, या फिर लास्ट है प्रदीप्त वृत्य। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, परिक्रमण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है। फर्स्ट कथन है पूर्वाग्रह निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम, सेकंड है सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, थर्ड है मूल्यांकन शुरू करने से पहले ही किसी मुद्दे पर जितना संभव उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, लास्ट है ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। उचित कथन वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सबसे पहले हम सब कथन को देखते हैं। ए बी और सी सही है, ऑप्शन जो दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी सी डी सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़े डेटा का विश्लेषण और व्याख्यान की जाती है। फर्स्ट है समस्या के विधि के तहत, सेकंड है आगमनात्मक विधि के तहत, थर्ड है प्रयोगशाला विधि के तहत, या फिर लास्ट ऑप्शन है परियोजना विधि के तहत। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगमनात्मक विधि के तहत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? फर्स्ट कथन है एक विशेष ढंग से पढ़ने, एक विशेष ढंग से पढ़ाने और पढ़ाने पर टिके रहने द्वारा। सेकंड कथन है सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, थर्ड है फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, फिर लास्ट है सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी सही है, सेकंड है ए सी डी सही है, थर्ड है बी सी डी सही है, फिर लास्ट है ए बी डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें बी सी और डी सही है, ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। कथन ए है रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। दूसरा जो दोस्तों बी है अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। अब इसमें जो कथन दिए गए हैं सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, बी है दोस्तों हिंसा को बढ़ावा, यहाँ पे हिंसा होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, हिंसा को बढ़ावा। थर्ड है शांति को बढ़ावा, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल पुरुष हो शासन चला सकता है, केवल पुरुष ही शासन, यहाँ पे ही होगा केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल एस बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, थर्ड है केवल ए और बी, फिर लास्ट है दोस्तों ए बी डी। तो
यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक आप देख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फर्स्ट। यहाँ पे हिंदी में तो सेम हो गया है, लेकिन इंग्लिश आप यहाँ पे देख लीजिए, ओनली ए एंड बी, सेकेंड है दोस्तों बी और सी, थर्ड है सी और डी, फिर लास्ट है ए बी डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। कथन ए है, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बी कथन है, पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। सी कथन है, धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। लास्ट कथन है, पांडुलिपियों को संभालने और प्रयोग करना सरल है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए बी सी डी तीनों सही हैं, चारों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें दोस्तों सी ऑप्शन होगा। ए बी और सी ये तीनों सही हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। डी ऑप्शन आपका गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम सब ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछने पर कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं। सेकंड है, नहरों के माध्यम से सिंचाई की क्रियाशील नमूने का निर्माण। थर्ड है, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना या सूचीबद्ध करना। लास्ट है, ऐतिहासिक घटनाओं को समय सीमा का पुनः सृजन करना। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना या सूचीबद्ध करना। राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। सेकंड है शिक्षार्थियों के भावात्मक क्षमताओं का आकलन। थर्ड है शिक्षार्थियों की मनोयोगात्मक क्षमताओं का आकलन, या फिर लास्ट है शिक्षार्थियों को मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन। तो शैक्षिक आकलन से तात्पर्य क्या है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना है शैक्षिक आकलन का से तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएगा, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, स्मरण कहना, या फिर बोध समझना, बोध या समझ। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ए और बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है? फर्स्ट है कथन इसमें दिया गया हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। सेकंड कथन है चीनी उद्योग कैसे काम करता है। थर्ड कथन है बुद्ध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, या फिर लास्ट कथन है हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी सी और डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? फर्स्ट कथन है राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। सेकंड कथन है मौलिक अधिकार क्या है। सी कथन है भारत गणतंत्र कब बना। डी कथन है क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों
कि शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। करेक्ट आंसर इसमें ए और बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? कथन कुछ दिए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? सेकंड कथन है देशों के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। थर्ड है हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया, व्याख्या करें। फिर लास्ट डी कथन है हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकृषण की ओर पहुंचा दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए और डी सही है, सॉरी बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ए बी और सी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? कथन है बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियों अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। बी कथन है दोस्तों बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दें। थर्ड है बच्चों को ज्ञान अर्थशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। डी कथन है शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें ए सी और डी सही है, बी ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 60 क्वेश्चन कवर किए जो आपका ये षष्ठी से संबंधित है। या आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया है वह 20 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पे पूछा गया था, इसी पेपर को हम सब सॉल्व किए। अगर आप इस चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आइए चलिए हम सब क्लास के यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।